जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार जैन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने चर्चा की थी हृदय की सामान्य जानकारी के बारे में और साथ ही साथ हमने चर्चा की थी हृदय के चारों ओर उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके बारे में। उसके हम लोगों ने कार्य समझे थे और अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हृदय की क्रियाविधि। हृदय किस प्रकार से काम करता है, ब्लड कहाँ से चलकर कहाँ पहुँचता है और जो अपना रक्त होता है वो किन नलिकाओं के माध्यम से चलता है, धमनियाँ क्या होती हैं, शिराएँ क्या होती हैं और चैम्बर हमारे हार्ट में किस प्रकार से होते हैं, कितने होते हैं, मजबूत चैम्बर कौन सा है, बड़ा चैम्बर कौन सा है और किस चैम्बर पर ज़्यादा लोड पड़ता है आदि के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो दोस्तों, ये हार्ट है। जनरली ये पान के पत्ते जैसे हम लोग बताते हैं, लेकिन हार्ट ऐसा नहीं होता। हाँ, ऊपर से ऐसा नहीं होता, इधर से तो ऐसा ही होता है, लेकिन हमें समझना है तो समझने के लिए ये डायग्राम बेस्ट है। ये अपना हार्ट हो गया दोस्तों। हार्ट के बीच में ये इस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक इस प्रकार ऊर्ध्वाधर एक खांच होती है। खांच, उस खांच का नाम होता है सेप्टम। आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हृदय खांच। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हृदय खांच और खांच का नाम क्या है? सेप्टम। अब ध्यान दोगे, मान लीजिए कि ये मेरा हार्ट है यहाँ पे, तो हार्ट का बायां भाग कौन सा है और हार्ट का दायां भाग कौन सा है? दोस्तों, मेरा हार्ट है, जो मेरा बायां है वही मेरे हार्ट का बायां है और जो मेरा दायां है वही मेरे हार्ट का दायां है। तो मेरा बायां ये है और दायां ये है। तो दोस्तों, जब मेरा ये बायां है तो ये वाला जो पार्ट होगा ऊपर से लेके ये वाला नीचे तक, ये पूरा पार्ट, ये जो पार्ट है इस खांच से लेके इधर, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट होगा बायां भाग। बायां भाग ये हृदय का बायां भाग होगा और खांच से सेप्टम से इधर वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पार्ट, ये दायां पार्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेप्टम एक ऐसी संरचना है जो हृदय को दाएं और बाएं भाग में डिवाइड कर देती है। अब चलते हैं आगे। दूसरा डायग्राम अपना ये है, ये अपनी खांच हो गई सेप्टम। एक और संरचना है जो इस प्रकार से है हृदय में। इस संरचना के होने से हमारा हार्ट 4 कमरों में, 4 चैम्बर में, 4 प्रकोष्ठों में डिवाइड हो जाता है। 1, 2, 3 और ये 4। प्यारे बच्चों, ऊपर वाले दोनों होते हैं आलिंद एट्रियम और नीचे वाले दोनों कहलाते हैं निलय वेंट्रिकल। ऊपर वाले दोनों क्या हैं? आलिंद हैं और नीचे वाले दोनों निलय हैं। तो आलिंद ये, निलय ये, आलिंद और ये निलय। देख लीजिए, दायां आलिंद वो वाला पार्ट दायां है तो दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। इस प्रकार से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको इसमें से ध्यान रखने हैं कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? 2 तो आलिंद और प्लस 2 निलय, बराबर 4 चैम्बर। ये पेपर में कई बार पूछा है कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। कितने आलिंद हैं? 2 एट्रियम हैं। कितने वेंट्रिकल हैं? 2 वेंट्रिकल हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग रक्त की नलिकाओं की तरफ, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। बाकी अध्ययन हम आगे भी करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, जो नलिकाएं होती है रक्त की, मैंने आपको पहले बता रखा है, जिस प्रकार से बिल्डिंग में पानी के पाइप होते हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में रक्त की नलिकाएं एडी से लेके चोटी तक पाई जाती हैं। दोस्तों देखिए, ये जो बॉक्स है मैंने इसमें हार्ट को दर्शाया है। इस बॉक्स में मैंने हार्ट के अलावा जो अन्य अंग हैं उनको दर्शाया है। तो हार्ट और हार्ट को छोड़ के अन्य अंग जैसे कि किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स भी इसी में आ जाएंगे। लेकिन हार्ट अपना अलग है, बाकी अंग अपने अलग हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो पाइप हार्ट से जा रहा है अंगों की ओर, हार्ट से जा रहा है अन्य अंगों की ओर, उस पाइप को कहेंगे धमनी अर्थात आर्टरी। और जो पाइप अन्य अंगों से वापस हार्ट की ओर आ रहा है उनको कहेंगे शिरा अर्थात वेन। आपको ध्यान क्या रखना है कि रक्त की वे नलिकाएं जो रक्त को हृदय से अन्य अंगों की ओर लेकर जाते हैं उनको धमनियां कहते हैं, और जबकि रक्त की वे नलिकाएं जो रक्त को अन्य अंगों से वापस हृदय की ओर लेकर आती हैं उनको शिराएं कहते हैं। देखो दोस्तों,
मैंने यहां रेड मार्कर से, यहां पे ब्लू मार्कर से शो किया है। आपको यह भी ध्यान रखना है, ये जो रक्त जा रहा है ये शुद्ध ब्लड है और ये जो वापस आ रहा है ये अशुद्ध है। अब आपको पॉइंट ध्यान क्या रखना है, नोट करना कि शुद्ध रक्त का कलर जो होता है वो गहरा लाल होता है और अशुद्ध रक्त का रंग हल्का नीला होता है। दोस्तों अब बात आती है कि शुद्ध क्या होता है और अशुद्ध क्या होता है। प्यारे बच्चों, अगर ब्लड में, अगर रक्त में ऑक्सीजन गैस अर्थात O2 गैस मिली होती है तो ऑक्सीजन गैस घुलित रक्त को कहते हैं शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त। तो आपको ध्यान रखना है ये जो रक्त है, ये जो रक्त है इसको कहेंगे ऑक्सीजनित रक्त या कहेंगे इसको प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। और दोस्तों ये जो ब्लड होगा ये वाला, ये इसको कहेंगे विऑक्सी जनित रक्त या कहेंगे इसको अशुद्ध रक्त कहेंगे इसको। आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है इस रक्त में तो CO2 गैस घुली है, इसमें O2 है अर्थात O2 वाला ब्लड आपका शुद्ध हो गया और CO2 वाला आपका अशुद्ध हो गया। अब पॉइंट यहां पे ये भी है कि अगर रक्त में CO2 गैस घुली हो तो कलर कैसा है उसका, हल्का नीला। अगर ब्लड में O2 गैस घुली हो तो कलर कैसा है उसका, गहरा लाल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों अब चलते हैं हृदय की क्रियाविधि की तरफ। डायग्राम आपके सामने है, मैं आपको इसको धीरे धीरे समझाता हूं। समझने से पहले मेरी एक बात सुनो। हमारी बॉडी जो होती है कोशिकाओं से बनी होती है और कोशिकाएं क्या हैं ये मैं आपको इससे पहले वीडियोज में बता चुका हूं कि कोशिकाएं हमारी बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब क्या है कि संरचना करती है, बॉडी की रचना करती है, और क्रियात्मक से मतलब होता है कि फंक्शन करती है अर्थात हमारी कोशिकाएं काम करती हैं। तो दोस्तों हमारी कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से ऊर्जा तभी प्राप्त होगी जब O2 गैस ग्लूकोज के साथ मिलेगी। तो दोस्तों O2 गैस को हमारी संपूर्ण कोशिकाओं, बॉडी में लाखों करोड़ों खरबों सेल होती हैं, तो इतनी सारी कोशिकाओं को O2 गैस पहुंचाने का काम कौन करता है, वो काम करता है हमारा ब्लड। तो O2 गैस हम जो शोषण करते हैं इस प्रकार से हमारे लंग्स भर जाते हैं और हमारे लंग्स भरने के बाद में लंग्स में से O2 गैस को लेकर जाता है हमारा ब्लड और बॉडी की संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचा के आता है। देख लीजिए किस प्रकार से। देखो दोस्तों ये हमारे लंग्स हैं और लंग्स में हमने जैसे शोषण किया, ये एरो देख लीजिए, जब शोषण किया तो कौन सी गैस भर गई, O2 गैस भर गई, और जैसे O2 गैस बढ़ती है तो ब्लड यहां से O2 गैस को उठाएगा और इस प्रकार से इस डायरेक्शन देख लीजिए ऐसे लेके आएगा और उसको हृदय के ऊपर वाले चैम्बर में, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा। दोस्तों ये आपका बायां आलिंद और ये आपका बायां निलय, ये आपका दायां आलिंद और दायां निलय। मैं लिख देता हूं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, यानी कि बायां आलिंद और ये बायां निलय। इसी प्रकार से ये आपका दायां आलिंद और ये दायां निलय। तो प्यारे बच्चों अब वो ब्लड कहां पहुंचा दिया गया, अब उस ब्लड को पहुंचा दिया गया हार्ट में। हार्ट के किस चैम्बर में, बाएं आलिंद में। क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि ब्लड सबसे पहले हृदय के किस चैम्बर में आता है, फेफड़ों के बाद में दोस्तों वो आता है आपके बाएं आलिंद में आता है। उसके बाद में ये कपाट है, इसका नाम है द्विवल्ली कपाट अर्थात बाइकस्पिड वाल्व या फिर इसको मिट्रल कपाट भी कहते हैं। तो ब्लड फिर इस कपाट के अंदर से गुजरता है, इस प्रकार से नीचे आता है ऐसे, और अब आ जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में अर्थात बाएं निलय चैम्बर में आ जाता है दोस्तों। तो आपका ब्लड कहां से कहां पहुंचा, बाएं आलिंद से पहुंचा बाएं निलय में। प्यारे बच्चों उसके बाद में क्या होता है, यही ब्लड आगे जाता है इस प्रकार से, इस वाले पाइप में जाता है। ये जो पाइप है इसका नाम क्या है अभी बताऊंगा, धमनी है वैसे। इस वाले पाइप में पहुंचेगा, जैसे ब्लड पहुंचा ब्लड फिर आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और ये पाइप आगे जाके हजारों लाखों करोड़ों पाइपों में बढ़ जाता है। ये भी धमनियां हैं, अभी समझूंगा। और दोस्तों जब वो ब्लड बाएं निलय से निकल के इन पाइपों में चला जाता है और इन पाइपों के माध्यम से पहुंचता है संपूर्ण बॉडी में, पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। अब आप देख लीजिए हमारी बॉडी की कोशिकाओं तक किन पाइपों ने ब्लड को पहुंचाया, वो पाइप है आपकी धमनियां। तो दोस्तों धमनियां ही हमारी संपूर्ण बॉडी अर्थात बॉडी के अंगों को
ब्लड लेकर जाती हैं। प्यारे बच्चों, अब ब्लड पहुंच चुका है बॉडी में, बॉडी की संपूर्ण कोशिकाओं में, आप ये भी कह सकते हो कि बॉडी के संपूर्ण अंगों में ब्लड पहुंच चुका है। और दोस्तों वो कोशिकाएं O2 और ग्लूकोज से ऊर्जा बनाएंगी, जब ऊर्जा बनाएंगी तो जिंदा रहेंगी, अपने काम करेंगी। दोस्तों अब O2 को यूज कर लिया गया और CO2 को यहां पे बना दिया गया। अब बनी जो CO2 है अब वो हमारी बॉडी में किसी काम की नहीं है, उसको बाहर निकालना है। जिस प्रकार से ब्लड आया, बॉडी में ब्लड को पहुंचाया और ब्लड ने O2 दिया, O2 देके अब बनी CO2, अब वापस ब्लड आ रहा है, वापस जब आएगा तो CO2 को लेकर आएगा, जब लेकर आएगा तो इन पाइपों के माध्यम से ब्लड आएगा दोबारा से। इस प्रकार से ये शिराएं हैं, ये भी शिरा है, ये बहुत सारे पाइप है, इनको बोलते हैं शिराएं। शिराओं के माध्यम से ब्लड आएगा और वापस वो हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा। अब बताइए, अब आपसे बोले कि बॉडी के अंगों से जो ब्लड आता है उसको सबसे पहले हृदय के किस चेंबर में डाला जाता है, तो आप कहोगे उसको दाएं आलिंद में डाला जाता है। और दाएं आलिंद के बाद में वो इस कपाट के माध्यम से ब्लड जाता है नीचे वाले कप उसमें चेंबर में, किसमें, दाएं निले में। और दाएं निले से यही ब्लड इस पाइप के माध्यम से, कौन सा पाइप है ये, धमनी, इस धमनी के माध्यम से हमारे लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। और लंग्स में से हम लोग किस प्रकार से, इस प्रकार से CO2 गैस को बाहर निकाल देते हैं। फिर से O2 लेते हैं, ब्लड यहां से O2 को उठाएगा, इस प्रकार से लाएगा, आगे चलता रहेगा, बॉडी में पहुंचाएगा, O2 को छोड़ा, CO2 को लिया, वापस इन पाइपों के माध्यम से हार्ट में पहुंचाया, हार्ट से फिर वो इस पाइप के माध्यम से फिर आपके लंग्स में, और ये चक्र चलता ही रहता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखिए, बॉडी की कोशिकाएं बोलती हैं हार्ट से, दिल से बोलती हैं कि हमें जिंदा रहना है, हमें जिंदा रहना है, हमें ऊर्जा चाहिए। तो हार्ट ने पूछा कि ऊर्जा तुझे कैसे मिल सकती है, तू जिंदा कैसे रह सकती है। तो कोशिकाएं बोली कि यदि आप खाना खाओगे, यदि आप खाना खाओगे और श्वसन करोगे तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो हार्ट बोलता है कि इंसान खाना भी खाता है और श्वसन भी करता है, तो तू जिंदा कैसे रहेगी। उसने बोला कि जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब खाना पच जाता है तो हमारी आंत में ग्लूकोज पड़ी होती है पचने के बाद में, और ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त मैं कर सकती हूं बशर्ते O2 गैस हो। तो हार्ट से जब बोला कि O2 गैस की आवश्यकता है मुझे, तो दोस्तों हार्ट ने संपर्क किया किससे, ब्लड से। तो ब्लड बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं संपूर्ण बॉडी में गमन करता हूं, चलता फिरता रहता हूं, तो हर एक कोशिका के पास जाता भी हूं, इसलिए मैं O2 गैस को हर एक कोशिका तक पहुंचा दूंगा। लेकिन दोस्तों ब्लड ने ये साथ में ये भी बोला कि मुझे आपको धक्का मारना पड़ेगा, जब तक आप मुझे पंप नहीं करोगे जब तक मैं कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो हार्ट ने बोला ये काम तो मैं कर दूंगा, कि तू तो बस O2 गैस को लेके आ जा लंग्स से, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, O2 गैस भरी होती है दोस्तों। तो लंग्स के पास हमारा ब्लड गया, वहां से O2 को उठाया, हार्ट ने जैसा वादा किया कि मैं पंप कर दूंगा आपको हर एक कोशिका के पास, तो दोस्तों वो ब्लड वापस कहां आया, लंग्स से लेके O2 आया हार्ट में। और हार्ट ने अपने अंदर का जब देखा, हालचाल देखा, तो हार्ट के सारे चेंबर बात कर रहे थे कि भाई ब्लड गया है लेने O2 गैस लंग्स के पास में, और मैंने वादा कर दिया उसको पंप करने का, कहां पर, संपूर्ण बॉडी में। तो कैसे कर सकते हैं। आलिंद बोले दोनों कि हमारे बस की बात नहीं है, निलय बोले कि हम कर सकते हैं पंप, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है पंप करने लायक। तो दोस्तों दाया निलय बोला कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं ब्लड को केवल लंग्स में पंप कर सकता हूं, और बाया निलय बोला कि मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं ब्लड को संपूर्ण बॉडी में पंप कर सकता हूं। आप खुद बताइए कि चारों चैम्बर में से ज्यादा भारी काम कौन सा कर रहा है, हमारा बाया निलय कर रहा है दोस्तों। जब बाया निलय ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करेगा तो लोड इस पे ज्यादा आएगा, जबकि दाया निलय ब्लड को केवल लंग्स में पंप करेगा तो लोड कम आएगा। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि किस चैम्बर पे ज्यादा लोड होता है। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए बाएं निलय पर ज्यादा लोड होता है। प्यारे बच्चों, जो ज्यादा काम करता है, मजबूत होता है, तो आपका बायां निलय भी क्या है, मजबूत चैम्बर है सबसे। और बाएं निलय की जो दीवारें होती हैं मोटी और लचीली होती हैं, क्योंकि वो फट नहीं जाएं, टूट नहीं जाएं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे मजबूत चैम्बर, सबसे बड़ा चैम्बर, सबसे काम करने वाला चैम्बर आपका बायां निलय। लेकिन
आलिंद पंप नहीं करते, पंप कौन करता है? दोनों निलय करते हैं। तो ये चैम्बर इतना मजबूत है, लेकिन ये भी मजबूत है, लेकिन अपेक्षाकृत इसके कम मजबूत है, इससे छोटा भी है। तो दोस्तों सबसे बड़ा बायां निलय, उससे छोटा दायां निलय, और इनसे छोटे आपके थोड़े थोड़े ये पड़ जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि निलय ही पंप करते हैं, चाहे लंग्स में पंप करें चाहे संपूर्ण बॉडी में पंप करें, आपको इतना ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। तो हार्ट ने क्या किया? अंदर का हालचाल देख लिया, तो निलय को काम दे दिया कि भाई ठीक है, दाएं निलय तू कर दे उसको लंग्स में पंप, और बाएं निलय तू कर दे उसको संपूर्ण बॉडी में पंप। जैसे ब्लड आया, आलिंदों ने बोला कि हम तो पंप कर नहीं सकते, हम आपको आगे वो पास कर देंगे। तो आलिंद ने क्या किया? आलिंद ने ब्लड को पास कर दिया कहां पे? निलय पे, बाएं निलय पे। और बाएं निलय ने क्या किया? उसको इस प्रकार से ऐसे पंप किया, ऐसे ऐसे पंप किया। जैसे पंप किया, ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच गया, हर एक सेल के पास में। जैसे पहुंचा सेल के पास, कोशिका बोली कि दे दे रे बाबा, दे दे। क्या दे दे? O2 गैस दे दे। प्यारे बच्चों, O2 गैस बॉडी की कोशिकाओं को दी। जब ब्लड वापस आने लगा तो कोशिकाएं बोली कि पागल हो गया तू जा रहा है वापस, तो एक काम कर दे मेरा, क्या कि जो मैं CO2 बना रही हूं इसको भी लेता जा। तो दोस्तों ब्लड, कोशिकाएं ब्लड को CO2 तुरंत दे देती है। यहां पे जैसे CO2 दी, अरे गया O2 लेके, आया ब्लड CO2 लेके। जब CO2 लेके आएगा तो हार्ट के किस चेंबर में? दाएं आलिंद में पहुंचेगा, और दाएं आलिंद से पहुंचेगा वो दाएं निलय में। और दाएं निलय बोला कि मैं तो पंप करता हूं, मुझे काम दिया है पंप करने का, कहां पे? लंग्स में। तो इसने क्या किया? ऐसे जब पंप करता है तो ब्लड दाएं निलय से सीधा लंग्स में पहुंच जाता है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए ये जो रेड वाला पार्ट है इसको देख लीजिए, एक ब्लू वाला पार्ट है इसको देख लीजिए। दोस्तों मैंने आपसे कहा था, इधर देख लीजिए कि हार्ट से पाइप जा रहे हैं ऑर्गन्स की तरफ, वो धमनियां हैं, ऑर्गन से वापस पाइप आए हार्ट की तरफ, वो शिराएं हैं, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का रंग हल्का नीला होता है, धमनियों में शुद्ध बहता है, शुद्ध रक्त का रंग गहरा लाल होता है। और मैंने आपको बताया था कि शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें O2 गैस घुली होती है। अब आप खुद बताओ कि किस रक्त में कहां पर O2 गैस घुली है? जहां पर O2 गैस घुली है वो रक्त शुद्ध होगा। देख लीजिए, लंग्स में से O2 उठाया, अब यहां पर O2 घुल चुकी है ना। अब देख लीजिए, ये जो ब्लड होगा, ये जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? ये होगा आपका शुद्ध रक्त, या कह सकते हैं इसको या कह सकते हैं ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोस्तों यहां भी शुद्ध है, ये सारा शुद्ध ही तो आ रहा है जिसमें O2 गैस है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, यहां भी शुद्ध है, यहां भी शुद्ध है। ये शुद्ध तब तक है जब तक इसमें से O2 गैस को निकाल दिया नहीं जाएगा, CO2 को डाल दिया नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहां बॉडी में आके O2 गैस को दे दिया कोशिकाओं को, तो शुद्ध कर रहा, अब यहां पर वो अशुद्ध हो गया। आपसे पूछ सकता है कि बॉडी में किस जगह पर जाके ब्लड जो है वो O2 गैस को छोड़ देता है? आपका आंसर आएगा ऑप्शंस देख के। ऑप्शन 4 होंगे, कोशिकाएं हो सकता है आंसर, अंग हो सकते हैं आंसर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों कोशिकाओं में O2 गैस छोड़ेगा, अर्थात वहां से CO2 लेगा, और जैसे ही CO2 लिया, मैंने बोला जैसे ही CO2 लिया ब्लड कैसा हो गया? वो अशुद्ध हो गया। अब देख लीजिए, ये जो ब्लड है ये कैसा होगा? ये होगा आपका इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध, और इसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको? विऑक्सीजनित रक्त बोल देते हैं। प्यारे बच्चों अब देख लीजिए, रेड वाला जो पार्ट है इसमें बह रहा है शुद्ध ब्लड, और जो ब्लू वाला पार्ट है यहां से इसमें बह रहा है आपका अशुद्ध, जिसमें कि CO2 गैस है। अब आप देख लीजिए कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है? देखिए बायां, ये भी बायां, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। हृदय के किस भाग में O2 गैस घुलित रक्त पाया जाता है? तो आंसर बायां। हृदय के किस भाग में CO2 गैस घुलित रक्त पाया जाता है? अब देख लीजिए, इसमें CO2 नहीं है, CO2 तो आपके अशुद्ध वाला है, ये वाला। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो ब्लू है ये दाएं भाग में, तो दाएं भाग में अशुद्ध है और बाएं भाग में शुद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछ सकता है नलिकाओं के बारे में, समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों आप बताइए, हार्ट है, ये हार्ट से गई नलिकाएं कहां गई? बॉडी में,
देख लीजिए कंडीशन ये बन रही है, हार्ट से पाइप गए ऑर्गन्स की तरफ तो कहलाएगी वो धमनियां। दोस्तों ये मोटा वाला पाइप है, ये भी धमनी है, ये छोटे छोटे पाइप बढ़ जाते हैं आगे, इसकी ब्रांचेज बन जाती है पाइपों की, छोटे छोटे पाइपों की, वो भी धमनियां हैं। तो दोस्तों ये भी धमनी है, ये भी धमनियां हैं। अब वापस बॉडी अर्थात अंगों से जो पाइप आए कहां पर, हार्ट की ओर, बताइए उधर देख के, ऑर्गन से आया हार्ट की ओर, तो कौन से, शिराएं कहलाएंगी। तो ये भी शिरा है और ये भी शिरा है। अब देख लीजिए, फिर उसके बाद में हार्ट से पाइप गया किधर, लंग्स की ओर अर्थात अंगों की ओर, हार्ट से कहां गया, अंगों की ओर, तो दोस्तों वो धमनी कहलाएगी। मैंने यहां पर धमनी मेंशन किया हुआ है। अब देख लीजिए, अंगों से पाइप कहां गया, हार्ट की ओर, क्या कहेंगे, अंगों से हार्ट की ओर वो शिरा है, यहां पर ये शिरा है। दोस्तों ध्यान रखना है। अब और सुनो मुद्दे की बात, ये धमनी, ये मोटी वाली धमनी, ये छोटी छोटी वाली धमनी। तो मोटी वाली धमनी बोलती है, बड़ी धमनी बोलती है छोटी धमनियों से कि मैं तो तुम सबसे बड़ी हूं, मजबूत हूं, स्ट्रांग हूं, तो मुझे वो नाम मत दो, तुम्हारा नाम है, मेरा लेवल ये है, तुम्हारा लेवल ये है। तो दोस्तों हार्ट ने क्या बोला कि तू परेशान मत हो, तू बड़े काम की चीज है, तू तो महान है। तो प्यारे बच्चों इसकी नाम क्या किया, महा लगा दिया, क्या लगा दिया, महा लगा दिया। तो दोस्तों ये जो पाइप होता है, हार्ट से निकलने वाला पाइप जो होता है, इसको बोलते हैं महाधमनी, ऑर्टा, ये धमनियां हैं, आर्टरीज, आर्टरी हो गई। ठीक वैसे ही ये बोला ये भी शिराएं हैं, मैं भी शिरा हूं, मैं भी बड़ी हूं, जैसे वो महाधमनी है तो मुझे भी महाशरा बोला जाना चाहिए। बोला कि भाई ले तू भी खुश रहे, इसको महाशरा बोल दिया। ये शिराएं हैं, इसे बोलते हैं वेना केवा, वेना केवा, ये वेंस, वेंस हो गई, वेंस। दोस्तों अब देखिए, अब हार्ट से पाइप गया, ये वाला धमनी है, ये भी धमनी है, ये भी धमनियां हैं, नाम सेम है, लेकिन क्या किया, थोड़ा सा यहां पे अंतर स्पष्ट कर दिया। किस प्रकार से, वो इस प्रकार कर दिया कि जो धमनी लंग्स से कनेक्टेड है, लंग्स से टच में है, उसको दे दिया नाम, भाई फेफड़े बोलते हैं इसको, फुफ्फुस भी कह देते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी। तो आप ध्यान रखोगे कि जो धमनी लंग्स से कनेक्टेड है उसको बोल देते हैं फुफ्फुस धमनी। ठीक वैसे ही ये शिरा कहां से जुड़ी है, लंग से, इसे भी क्या दे दिया नाम, इसको भी नाम सेम दे दिया, फुफ्फुस शिरा। चलो जी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आपको ध्यान रखना है, ये नलिकाएं हो गई दोस्तों। अब क्वेश्चन सुनो, अब क्वेश्चन ये है कि किस नलिका में शुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन सी शिराएं, ऑप्शन डी माशरा। क्वेश्चन ये था कि किस नलिका में शुद्ध अर्थात प्योर ब्लड बहता है। ऑप्शन 4 दे दिए, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, शिराएं, माशरा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, मैंने बताया कि धमनी में शुद्ध बहता है, लेकिन यहां पर दोस्तों फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त नहीं बहता। मैंने अभी चर्चा की थी कि धमनी में शुद्ध बहता है, लेकिन यहां पर क्या है, फुफ्फुस धमनी है, इसमें कैसा है, अशुद्ध है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा फुफ्फुस शिरा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको ये आगे बताता जाऊंगा। अपन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कपाटों की। ये कपाट है, वाल्व है। ये वाला कपाट आपका द्विवल्ली कपाट, या फिर कह सकते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये वाला कपाट आपका त्रिवल्ली कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व। और दोस्तों ये देख लीजिए, इधर डायग्राम देखो, ये चंद्रमा जी हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 पार्ट में इस प्रकार से, तो कहेंगे जब ये पूरा चंद्रमा जी थे तो अभी आधा चंदा, ये भी आधा चंद्रमा जी, इसे कहेंगे अर्धचंद्राकार, ये भी आपका अर्धचंद्राकार। वही सेम ये आपका अर्धचंद्राकार, ये भी आपका अर्धचंद्राकार कपाट। आप ध्यान रखोगे तो यहां पे मैंने आपको 4 कपाट बता दिए, त्रिवल्ली कपाट, द्विवल्ली कपाट, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। एक कपाट और है थिबेशियन कपाट, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखो, हमारा हार्ट इस प्रकार पंप करता है, इस प्रकार ऐसे करेगा, आराम नहीं करता है, पूरी जिंदगी चलता रहता है। अब देखिए
जब ये पंप करेगा, अब मुझे ये बताओ वास्तव में जब हार्ट पंप करता है तो वास्तव में कौन सा चैम्बर पंप करता है? आंसर इज दिस कि दोनों निले पंप करते हैं। एक निले पंप करता है फेफड़ों में, एक करता है पूरी बॉडी में। तो बच्चों जब ऐसे पंप करेगा, जब पंप करेगा तो प्रेशर कहां बढ़ेगा? एक प्रेशर आएगा इस पाइप पे और एक प्रेशर आएगा इस पाइप पे। मान लीजिए हाथ में गुब्बारा है, गुब्बारे में छोटा सा पाइप है, उसमें पानी भर रखा है गुब्बारे में, मैंने उसको ऐसे पुश किया तो प्रेशर कहां जाएगा? उस पाइप में जाएगा। ठीक है, तो जब पाइप में प्रेशर जाएगा तो पाइप की दीवार अगर कमजोर हैं तो प्रेशर झेल पाएंगी? नहीं झेल पाएंगी। अगर दीवारें मजबूत हैं, लचीली हैं, प्रेशर झेल पाएंगी? जी हां, प्रेशर झेल पाएंगी। तो वही चीज है दोस्तों, जब मैंने गुब्बारा ऐसे पुश किया, पाइप में प्रेशर पड़ा, उसके बाद में गुब्बारा फैलेगा, पानी भरेगा, हम पानी भर सकते हैं उसमें, ऊपर से कर सकते हैं, कहीं और से भर सकते हैं, फिर पुश करेगा, फिर प्रेशर आएगा। अब आप देख लीजिए, जैसे पुश किया प्रेशर कहां पड़ा? इधर महाधमनी में पड़ा। भाई ब्लड यहां से पहुंचा इस आलिंद में, इधर से पहुंचा इस आलिंद में। जब ऐसे पुश करेगा तो एक प्रेशर कहां जाएगा? एक प्रेशर जाएगा इधर और एक जाएगा इधर। दोनों पाइपों में महाधमनी और माशरा दोनों, सॉरी फुफ्फुस धमनी दोनों में जाता है ब्लड प्रेशर के साथ में। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जैसे जैसे पुश करेगा, जब ब्लड पहुंच गया इस वाले पाइप में, इस वाले पाइप में, अब आप बताइए, अब ये हमारा हार्ट ऐसे फैलता है, एक बार तो ऐसे पुश करेगा फिर फैलेगा, ऐसे पुश करेगा फिर फैलेगा, तो सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। तो सिकुड़ने और फैलने, एक बार सिकुड़ने एक बार फैलने में एक हार्ट बीट होती है। तो दोस्तों जैसे सिकुड़ा, ब्लड पहुंचा दिया पाइप में, अब उसके बाद फैलेगा। दोस्तों जब फैलता है तो ब्लड कहां से कहां आता है? फैलते समय ब्लड आता है आलन से नीले में। जब ऐसे फैल रहा है, ऊपर से कहां है? ये नीचे। फिर उसने ऐसे पंप किया, कहां जाएगा ब्लड? इस पाइप में, इस पाइप में। तो इस प्रकार से ये ऐसे पंप करता है, इस प्रकार से। तो आप ध्यान रखोगे कि जब ये ऐसे सिकुड़ता है तो ब्लड पहुंचता है महाधमनी और फुफ्फुस धमनी में, और जब ब्लड हमारा हार्ट फैलता है तो ब्लड पहुंचता है दाएं आलिंद और बाएं आलिंद से दाएं निले और बाएं निले में पहुंचता है। कपाट की बात कर रहे थे दोस्तों, सुनो, हम लोगों ने कपाट को बहुत ही अपने जिंदगी में इसके एग्जाम्पल देखे हैं। वो किस प्रकार से देखें? हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और जब चलाते हैं तो उसके टायर में हवा भरते हैं। हवा जब भरते हैं तो हवा भरते समय आपने देखा है कि जो टायर है उसमें एक वाल्व होता है, नली होती है। उस नली के जरिए ही जो हवा होती है वो टायर के अंदर जाती है। दोस्तों वो नली, अर्थात आप उसको वाल कहते हैं, बाल, वो जो वाल्व होता है वो हवा को अंदर जाने तो देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। यही कपाट होता है। गाड़ी वाला जो वाल्व है हवा को अंदर जाने देगा, वापस नहीं आने देगा। दोस्तों ठीक वैसे ही हमारे हार्ट में भी कपाट है, ये कपाट, ये कपाट, ये कपाट, ये कपाट। ये क्या करेंगे? ब्लड के सीधे डायरेक्शन में जाने तो देंगे लेकिन वापस आने से रोक देंगे। किस प्रकार से? देखो, जब हमारा हार्ट फैलता है ऐसे तो ब्लड कहां से कहां आता है? आलिंद से कहां आता है? निले में। ऊपर से कहां आया? नीचे। दोस्तों जैसे ये फिर ऐसे पुश करेगा, जब पुश करेगा तो ब्लड कहां पहुंचेगा? इनमें पहुंचेगा। दोस्तों पुश करते समय वापस ब्लड नहीं चला जाए, उसको कौन रोकता है? उसको रोकते हैं अपने ये दोनों कपाट। आपको ध्यान रखने हैं कि ब्लड बाएं आलिंद से पहुंचा बाएं निले में, लेकिन जब ऐसे पुश करता है, वो सिकुड़ता है, तो वापस ब्लड के प्रवाह को कौन रोकता है? द्विवल्नी कपाट रोकता है। इधर कौन रोकता है? त्रिवल्नी कपाट रोकता है। अब क्वेश्चन बनता है ये कि द्विवल्नी कपाट कहां पाया जाता है? मैं जो बोल रहा हूं आप इसको नोट डाउन कर देना चाहिए, लिखते चलिए, अच्छा रहेगा कि द्विवल्नी कपाट कहां पाया जाता है। दोस्तों द्विवल्नी कपाट पाया जाता है हृदय के बाएं भाग में। ये वाला पार्ट कौन सा है? बायां। बाएं भाग में भी कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है बाएं आलिंद और बाएं निले के बीचों बीच। ये रहा, ये रहा, बाएं आलिंद और बाएं निले के बीच पाया जाता है। काम क्या है? अब काम देखो, इसका काम है कि रक्त को बाएं आलिंद से बाएं निले में जाने तो देगा लेकिन वापस आने नहीं देगा। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं।
देखिए आप सबने चूहा पकड़ने का पिंजरा देखा है, इस प्रकार का होता है, और इसके आगे एक ये होता है, एक कपाट होता है, वाल्व, ये भी वाल्व होता है, कपाट होता है। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं इस प्रकार से, और यहां पर क्या बांध देते हैं, एक तार लगा देते हैं यहां पे। यहां होता है चूहे के लिए खाना, ठीक है। अब देखिए जब चूहा यहां से क्या करेगा, अंदर तो चला जाएगा, इसको छेड़ेगा तो यहां से तुरंत हट जाएगा, ये जैसे हटेगा ये, और ये कपाट तुरंत से बंद हो जाएगा। अब देखो वापिस आ पा रहा है क्या, वो नहीं आ पा रहा है, जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। और एग्जांपल देख लीजिए, ये कोई बर्तन है, मान लीजिए गुब्बारा है। अब देखिए अगर मैं इसमें पानी डालूं यहां से, अगर मैं यहां पे पानी डालूंगा इस जगह पे, तो क्या होगा, ये जो है संरचना, ये पानी को अंदर जाने तो देगी इस प्रकार से, लेकिन जैसे ही अपन मान लो इसको ऐसे इसको पिचकाते हैं या सिकुड़ाते हैं इसको, तो क्या होगा, इसमें जो पानी भरा होता है वो इसकी हर दीवार पे चारों तरफ फोर्स लगाएगा। जो इसमें जल पानी भरा है वो दीवार पर हम इसको जैसे इसको पिचकाएंगे तो चारों तरफ फोर्स लगाएगा, तो फोर्स यहां पे लगेगा, जैसे फोर्स लगेगा ये जाके ऊपर ये खटाक से बंद हो जाएगा। दोस्तों ये भी कपाट है, तो आपको ध्यान रखना है, कपाट केवल एक तरफ खुलते हैं। अरे गेट भी तो कपाट होते हैं, हमारे घर के जो गेट होते हैं एक साइड खुलते हैं, सेकंड साइड नहीं खुलते हैं। अब देख लीजिए इसका काम क्या है, रक्त को बाएं आलन से बाएं नले में आने तो देगा, लेकिन वापस जाने नहीं देगा। कहां पाया जाता है, बाएं आलन बाएं नले के बीच पाया जाता है। इधर आ जाइए, क्या काम है त्रिवलनी कपाट का, नाम पे जाइए। त्रिवलनी, इसमें 3 फोल्ड होते हैं, द्विवलनी इसमें 2 फोल्ड होते हैं। अगर भूल जाओ बाएं दाएं तो ध्यान रखना कि बाएं कस्पिड है ये, B4 बाई और B4 बायां, ये दूसरा आपका दाएं में हो जाएगा। बच्चों दाएं आलन से ब्लड कहां गया, दाएं निले में, लेकिन वापिस जाने से कौन रोकता है, आपका त्रिवलनी कपाट रोकता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, काम क्या है, दाएं आलन से दाएं निले में आने तो देगा लेकिन वापस जाने नहीं देगा, ये काम है त्रिवलनी कपाट का। दोस्तों बात करते हैं अर्धचंद्राकार कपाट की, इन दोनों की। देखो दोस्तों कहां पाए जाते हैं, ये महाधमनी है, तो ये वाला अर्धचंद्राकार कपाट महाधमनी के मुख पर है, और ये वाला अर्धचंद्राकार कपाट अपने फुफ्फुस धमनी के मुख पर है। ये दोनों कपाटों के लोकेशन बता दी मैंने आपको, काम सुन लीजिए। देखो जैसे ही ये ऐसे सिकुड़ेगा तो ब्लड कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। अब ये क्या करेगा, फैलेगा, ऊपर से ब्लड आएगा, ऐसे फैलेगा। जब ये फैलता है, अर्थात जब फैलते समय ये पंप नहीं करता, जब फैलता है ऊपर से ब्लड लेता है, जब ऐसे सिकुड़ता है तो ब्लड आगे देता है। तो फैलते समय ब्लड वापस हार्ट में ना चला जाए, ये काम कौन करता है, हमारा ये कपाट करता है। ठीक वैसे ही यहां जो ब्लड आया, पंप करते समय जब ये सिकुड़ता है, ब्लड ऊपर से आता है नीचे, तो वापस ब्लड नहीं चला जाए हार्ट में, कौन रोकता है, ये कपाट रोकता है। अगर ये कपाट खराब हो जाए, ये भी खराब हो जाए, तो क्या होगा, पंप किया, ब्लड चला तो गया, लेकिन जैसे सिकुड़ेगा तो वापस ब्लड हार्ट में आ जाएगा। ऐसे अगर ये कपाट खराब हो जाए, दोनों वाल्व खराब हो जाए, तो क्या होगा, जब दोस्तों ये ऊपर से नीचे ब्लड आ जाएगा, लेकिन जब पंप करेगा तो वह पंप करते समय भी ब्लड वापस चला जाएगा। तो कपाट जब खराब होते हैं तो ब्लड का फ्लो ठीक से हो नहीं पाता है। इस प्रकार से आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं और आगे अपने पॉइंट्स पर। प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया कि बाएं भाग में शुद्ध और दाएं भाग में अशुद्ध है। अब साथ ही साथ एक और पॉइंट क्लियर करो, रक्त का पाथ, रास्ता। आप बताइए, अगर मैं ब्लड का क्रम यहां से स्टार्ट करता हूं फेफड़ों से, तो फेफड़ों के बाद ब्लड कहां जा रहा है, कौन सा पाइप है ये, फुफ्फुस धमनी, सॉरी फुफ्फुसरा। अगर लंग्स के बाद हम देखें तो कहां जा रहा है ब्लड, फुफ्फुसरा में। फुफ्फुसरा के बाद कहां जा रहा है, बाएं आलंद में, और बाएं आलंद से कहां जा रहा है, इस कपाट में। कौन सा कपाट है ये, बाइकस्पिड अर्थात द्विवल्नी कपाट। द्विवल्नी कपाट के बाद ब्लड कहां पहुंचा, बाएं निले में। बाएं निले से कहां पहुंचा, अर्धचंद्राकार कपाट में। इसमें अर्धचंद्राकार कपाट के बाद कहां पहुंचा, महाधमनी में। महाधमनी के बाद कहां पहुंचा, धमनियों में। धमनियों के बाद कहां पहुंचा, संपूर्ण बॉडी में। और संपूर्ण बॉडी में कोशिकाओं को O2 दे दी गई, उसके बाद कहां पहुंचा वो, शिराओं में।
शिराओं से कहां पहुंचा? माशरा में, वेना केवा में। माशरा से कहां पहुंचा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहां पहुंचा? अपने त्रिवल्ली कपाट में। त्रिवल्ली से कहां पहुंचा? दाएं निलय में। और दाएं निलय से कहां पहुंचा? इस अर्धचंद्राकार कपाट में। इसके बाद कहां पहुंचा? वो पहुंचा आपके फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी से कहां पहुंचा? हमारे लंग्स में पहुंचा। तो प्यारे बच्चों, लंग्स से दोबारा वापस शुरू कर लीजिए। लंग्स के बाद में वही क्रम आएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये हमारे बॉडी में ब्लड का पाथ है, ब्लड का रास्ता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में रक्त का सही क्रम क्या है। अब आपको क्या करेगा? वो ऑप्शन दे देगा 4, कैसे भी। ऑप्शन ए फेफड़े, फुफ्फुस शिरा, बायां आलिंद, बायां निलय, ये दे दिया। देखो ये मैंने आप एकदम सही बताया। ऑप्शन बी देखो, फेफड़े, धमनी, फुफ्फुस धमनी, गलत हो गया। ऑप्शन सी दायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय, ये भी गलत हो गया। क्योंकि क्रम थोड़ी है, क्रम तो अपना ये वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका सही क्रम। आपसे हो सकता है अपोजिट पूछ ले, जस्ट विपरीत क्रम कौन सा है, तो आप वो भी कर जाओगे दोस्तों। आप इनको नोट डाउन कर लेना। अब दोस्तों चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा अपना लंबा चलेगा। और देखो दोस्तों, सभी पढ़ते हैं, लेकिन कंटेंट क्या पढ़ना है वो आपको देखना है। एक इंसान जाता है अपने टारगेट की तरफ, सीधा दूरी भी तय करता है और टारगेट हासिल कर लेता है। एक इंसान दूरी तय करता है लेकिन चौराहे पे घूम के वापस आ जाता है। इसलिए आप जो भी तैयारी कर रहे हो, कंटेंट क्या देखना है आपको डिसाइड करना है, ठीक है। मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं वो सीधे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एक कह सकते हैं देसी की है। प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, ऐसे कैसे आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है दोहरा परिसंचरण, एक आता है एकल परिसंचरण, एक आता है खुला परिसंचरण, एक आता है बंद परिसंचरण। ये जो 4 शब्द हैं, हम इनके बारे में फिलहाल डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए, एक दोहरा, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण, एक आपका सिंगल सर्कुलेशन, एकल परिसंचरण, एक आपका खुला परिसंचरण, एक आपका बंद परिसंचरण, ओपन सर्कुलेशन, या आपका क्लोज सर्कुलेशन। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है? वो पूछता है कि मानव में कैसा परिसंचरण, कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है। ऑप्शन 4 दे देगा। कैसे देगा? दोहरा परिसंचरण, एकल परिसंचरण, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दोहरा परिसंचरण, बी एकल, सी उपरोक्त दोनों, डी नन ऑफ दीज। आपको वैसे और भी दे सकता है मिक्स करके कि दोहरा एवं खुला, दोहरा एवं बंद, एकल एवं खुला, एकल एवं बंद। इसको समझो पहले दोस्तों। देखो, परिसंचरण मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लड का हमारी बॉडी में गमन करना ही क्या है, परिसंचरण है। दोस्तों अपन यहां एक पिन चुमाएं तो ब्लड आएगा, अपने उंगली में ब्लड पिन चुमाएं तो ब्लड आएगा, इधर चुमाएं तो ब्लड, कहीं चुमा लो ब्लड तो आना ही है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड हमारी बॉडी में हर जगह पाया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? परिसंचरण करता है, सर्कुलेशन करता है। दोस्तों देख लीजिए, पहले बात करते हैं इन दोनों की, दोहरा और एकल की। प्यारे बच्चों, आप खुद बताइए कि हमारी बॉडी में ब्लड एक बार जब चक्कर लगाया, लंग्स से लेके वापस जब लंग्स तक पहुंचा तो हृदय से कितनी बार गुजरा? आप देखोगे जब लंग्स से चला तो एक बार तो यहां से गुजरा, हृदय से गुजर गया, बॉडी में पहुंच गया, वापस हृदय में आया, फिर गुजर गया। तो दोस्तों एक बार चक्कर में हमारी बॉडी में ब्लड एक बार चक्कर में हृदय से गुजरता है 2 बार। एक बार तो ऐसे गुजर गया, एक बार ऐसे गुजर गया। तो दोस्तों जिन जीव जंतुओं की बॉडी में ब्लड हार्ट में से 2 बार गुजरता है वो सभी जीव कहलाते हैं दोहरा परिसंचरण वाले। दोस्तों ध्यान रखोगे, मानव की बात की मैंने, तो मानव में कैसा है? एकल नहीं है, दोहरा है। लेकिन दोस्तों जिन जीव जंतुओं में ब्लड हार्ट में से केवल एक बार गुजरता है उनमें पाया जाता है एकल परिसंचरण। एग्जाम्पल के लिए मछलियां हैं और छोटे छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट जैसे कॉकरोच होते हैं। देखिए कैसे। दोस्तों मैं बात करता हूं फिलहाल मछली की।
मान लो मछली का दिल है, मछली के दिल होता है, हाँ ये मछली का दिल है दोस्तों। मछली के दिल में होते हैं चैम्बर 2, हमारे में 4 होते हैं, मछली के में 2 चैम्बर होते हैं। और कौन कौन से? एक होता है आलिंद और एक होता है निलय। ये 2 चैम्बर हो गए, आलिंद और निलय। प्यारे बच्चों मान लो ये मछली की पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी है। अब आप देख लीजिए भाई, ये पाइप आएगा सेम ऐसे के वैसे ही, ये रहा पाइप, हृदय से पाइप कहां पहुंचा? बॉडी में। ये पाइप आया कहां पहुंचा? मछली की पूरी बॉडी में, ब्लड दे के आया, वापस पाइप आएगा कहां पहुंचेगा? वो आलिंद में। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, आप बताइए ये जो अशुद्ध रक्त था, इम्प्योर ब्लड था, इम्प्योर ब्लड को हृदय के किस चेंबर में डाला गया? क्वेश्चन पूछता है पेपर में, इम्प्योर ब्लड को हृदय के किस चेंबर में डाला जाता है? आपका आंसर क्या आएगा? दाएं आलिंद में डाला जाता है। फिर पूछता है कि प्योर ब्लड को किस चेंबर में डाला जाता है? आपका आंसर आना चाहिए बाएं आलिंद में डाला जाता है। दोस्तों बॉडी में जितना भी CO2 वाला जो ब्लड होता है ना, उसको दाएं आलिंद में डाला जाता है, और बॉडी में लंग्स से जो अपना O2 वाला ब्लड चलता है उसको आपके बाएं आलिंद में ही डाला जाता है। इसका ध्यान रखोगे। वही बोल रहा हूं, बॉडी में से ब्लड निकला CO2 को लेके, वापस कहां पहुंचा? वो आपके आलिंद में। तो दोस्तों देख लीजिए, हाँ मछली में लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, और गिल्स जो होते हैं उनमें से ही O2 गैस घुल जाती है मछली के ब्लड में और पहुंच जाती है पूरी बॉडी में। अब आप देखिए, मान ली कोई भी ले लीजिए एक चक्र, मान लो यहां से ले लो, यहां से जब ब्लड चलेगा तो एक बार आलिंद में से, निलय में से, एक बार हृदय में से गुजर गया, बॉडी में पहुंच गया, वापस आ गया। अर्थात एक चक्र जब किया तो सिर्फ हृदय में से एक बार ही गुजरा। तो कह सकते हैं कि मछलियों, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जो कि कॉकरोच जैसे होते हैं, उनमें एकल परिसंचरण पाया जाता है, डबल नहीं पाया जाता। और दोस्तों जो विकसित जीव होते हैं, विकसित, उनमें पाया जाता है आपका डबल सर्कुलेशन, जैसे कि स्तनधारी। दोस्तों देखो, स्तनधारी बोल दो, स्तनपाया बोल दो, स्तनपाई, या बोल दो मैमल, एक ही बात है। ये कौन से जीव होते हैं? वे जीव जो बच्चे पैदा करके बच्चे को अपना स्वयं का दूध पिलाते हैं, उनको बोलते हैं स्तनधारी, स्तनपाई, मैमल्स। तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, छछूंदर आदि स्तनधारी। छछूंदर क्या होता है? अपनी भाषा में चकचुंदर बोल देते हैं, चकचुंदरी बोल देते हैं, वैसे इंग्लिश में कहते हैं उसको श्रू, SHREW, जो चूहा जैसा होता है, रात में चलता है, उसको बोलते हैं छछूंदर। ठीक है। ब्लू व्हेल भी बच्चे पैदा करके बच्चे को दूध पिलाती है। अरे चमगादड़ भी स्तनधारी होता है, चमगादड़ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, आपको ध्यान रखना है। तो स्तनधारी जीव जो होते हैं उनमें आपका डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। और जो आपके, मैंने बता दिया मछलियां हैं, आपके जलीय जीव जो होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, उनमें आपका एकल पाया जाएगा। तो क्लियर, एकल कौन सा और डबल कौन सा? अब बताइए हमारे में कौन सा है? तो दोहरा परिसंचरण। अब बात करते हैं खुला और बंद की। देखो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो पाइप है, हमारी बॉडी में पाइपों के अंदर ही ब्लड बहता रहता है। पाइपों से बाहर जाता है क्या? जी नहीं जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा सबके साथ थोड़ा ना होता है कि ब्लड पाइपों से बाहर नहीं जाता हो। अरे हमारी बॉडी तो विकसित है, हमारी जो है ना बॉडी की अवस्था, वो सबसे ज्यादा विकसित है। स्तनधारी सर्वाधिक विकसित जीव होते हैं, जिनमें हर एक काम को करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, वो विकसित होते हैं। लेकिन दोस्तों अमीबा जो होता है ना, वो अगर मल त्यागेगा तो एक कोशिका से, खाएगा तो उसी से, ठीक है, चलेगा तो भी उसी से, बच्चे पैदा करेगा तो भी उसी से करेगा। तो अगर हर एक काम को करने के लिए अगर एक ही अंग में, एक ही अंग पाया जाता है, तो वो जीव आपके होते हैं अविकसित जीव होते हैं, या होते हैं वो अल्प विकसित जीव। लेकिन अगर हर काम को करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम विकसित जीव। देख लीजिए, हम देखते हैं तो आंखों से, अगर मल त्यागेंगे तो अलग अंग है, बच्चे पैदा करने तो भी अलग अंग है, और खाएंगे तो भी अलग अंग है, चलेंगे तो हमारे पैर हैं, अलग अंग है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में हर एक काम को करने के लिए अलग अलग अंग पाया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बोल रहा था कि पाइपों में ब्लड बहता है हमारी बॉडी में, पाइपों से बाहर नहीं जाता है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। मछलियों में क्या होता है देख लीजिए, मछलियों में पाया जाता है आपका खुला परिसंचरण, और मानव में कैसा है? बंद परिसंचरण। एक बार पहले इसको समझते हैं।
अगर किसी जीव जंतु की बॉडी में ब्लड पाइपों के अंदर बह रहा है, पाइपों से बाहर नहीं जा रहा है, अंदर अर्थात बंद बह रहा है, तो बंद परिसंचरण कहलाएगा। यदि किसी जीव जंतु की बॉडी में जो ब्लड है वो अगर कहीं ना कहीं चाहे जाए 1 सेकंड के लिए पाइपों से बाहर, अगर पाइपों से बाहर चला गया तो वो आपका हो जाएगा खुला परिसंचरण। मछली में क्या होता है, मछली में ब्लड को बॉडी में कहीं ना कहीं पाइपों से बाहर जाना पड़ता है, अर्थात उसको खुले में डाल दिया जाता है। मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूं इसको। देखिए, ये मछली का हार्ट हो गया, ये चेंबर दोनों आलिंद और निलय, और ये मान लीजिए यहां पे होता है इसके लंग्स सॉरी गिल्स, गलफड़े हो गए। अब ये है बॉडी, ये शिराएं हैं, ये संपूर्ण बॉडी है मछली की। वापस ये सॉरी धमनियां हो गई, शिरा हो गई, वापस कहां पहुंचा, ये पाइप पहुंचा आपके आलिंद में, ये आलिंद हो गया और ये निलय हो गया। तो ये पाइप ब्लड को ले गया कहां पे, बॉडी में, और यहां पे बॉडी से वापस ये पहुंचा दिया हार्ट में। अब देख लीजिए दोस्तों, तो गिल्स है, गिल्स में कौन सी गैस आ जाती है श्वसन द्वारा, O2 गैस। तो हार्ट में से जैसे ब्लड चला, यहां पर O2 गैस को मिला लिया गया। अब O2 गैस वापस O2 गैस कहां जा रही है, बॉडी में जा रही है, और बॉडी से बॉडी में O2 को इस्तेमाल किया, CO2 को छोड़ा, वापस कौन सी CO2 वाली आ रही है। फिर वो कहां पर आपके एक ही आलिंद है, एक ही निलय है, आलिंद में, फिर वो निलय में, उसके बाद वो गिल्स में, इस प्रकार से चलता है। यहां से आपको कुछ क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे साथ साथ में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हृदय में शुद्ध रक्त है? एक बार देख के बताओ। नहीं है, क्योंकि बॉडी में तो O2 गैस इस्तेमाल कर ली, CO2 छोड़ी, अब CO2 को लेकर आ रहा है, वो लेकर आया। अब यहां पे जो हार्ट में कौन सा गया, CO2 वाला अशुद्ध गया, तो निलय में कौन सा गया, अशुद्ध गया। अब निलय के बाद भी कौन सा है, अशुद्ध है, अब वो गिल्स में जाके शुद्ध हो रहा है। तो मछली क्या हृदय जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ना कि शुद्ध ब्लड बहता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, मछली की बॉडी में जो ये पाइप जा रहे हैं, अरे पाइप तो होते हैं, लेकिन बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड को खुले जगह पर डाल दिया जाता है, खुले स्पेस पर। और अगर ऐसा हो रहा है 2 पल के लिए भी, तो दोस्तों उन जीवों के अंदर पाया जाएगा खुला परिसंचरण, आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन सुन लीजिए, आप बताओगे मानव में कैसा है परिसंचरण, आपका आंसर क्या आएगा, एक तो दोहरा और एक बंद। आपसे पूछे मछली में कैसा है, मछली में क्या है, एकल और खुला, ये आपको ध्यान रखने हैं। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपनी धड़कन की तरफ, यानी कि हार्ट बीट की तरफ। मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमारे कपाट खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, तो उनसे ब्लड निकलता है और ब्लड आगे की तरफ जाता है। दोस्तों, कपाटों के खुलने बंद होने से ही धड़कन की आवाज़ आती है। हम लोग कहते हैं कि दिल धक धक धड़कता है, धक 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 धक, लेकिन पेपर में एक बार पूछ लिया था कि दिल के धड़कन की आवाज़ ध्वनि कैसी होती है, तो पेपर में ऑप्शन ए धक धक था। दोस्तों, आप ध्यान रखोगे कि हार्ट बीट की जो ध्वनि होती है वो लपडप होती है, ना कि धक धक होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्ट बीट की ध्वनि कैसी होती है, लपडप होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों, हार्ट बीट जो मेजर करते हैं, जो एक यंत्र होता है डॉक्टर के पास में लगा लेते हैं डॉक्टर कान के, फिर बोलते हैं तेज तेज सांस लीजिए, उस यंत्र का नाम क्या है, उस यंत्र का नाम होता है स्टेथोस्कोप। आपको ये भी ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, स्तनधारी जीव, मैंने बताया कि वे जीव जो बच्चे पैदा करके स्वयं का दूध पिलाते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स, यानी कि स्तनपाई या फिर स्तनधारी जीव। तो सबसे छोटा स्तनधारी जीव होता है छछूंदर, यानी कि उसको बोलते हैं अपन लोग अपनी भाषा में चकचूंदर बोल देते हैं, चकचूंदरी बोल देते हैं, वैसे शुरू बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जो कि चूहा जैसा होता है और रात में चलता है। उसकी हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटा स्तनधारी जीव कौन सा है, और दूसरा बनता है सबसे ज़्यादा हार्ट बीट किसकी होती है। आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि सर्वाधिक हार्ट बीट छछूंदर की होती है, जो कि सबसे छोटा स्तनधारी जीव होता है। फिर आपसे पूछ लेता है कि सबसे फिर कम हार्ट बीट किसकी होती है। तो प्यारे बच्चों, सबसे कम हार्ट बीट जो होती है, सबसे कम हार्ट बीट जो होती है वो होती है ब्लू व्हेल मछली की, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे कम हार्ट बीट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है। स्वस्थ व्यक्ति की हार्ट बीट होती है 72 प्रति मिनट,
लेकिन दोस्तों सोते समय और दौड़ते समय हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। सोते समय सबसे कम हार्ट बीट होती है, जबकि दौड़ते समय सर्वाधिक हार्ट बीट होती है। लेकिन दोस्तों अपन जब आराम से बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमारी जनरल जो सामान्य हार्ट बीट होती है वो होती है आपकी 72 प्रति मिनट। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु होता है, उसकी हार्ट बीट 140 से 140 से लेके 160 प्रति मिनट होती है। दोस्तों एक बात और सुन लीजिए कि यदि हार्ट बीट बढ़ जाए या फिर हार्ट बीट कम हो जाए, बीमारी होती है। लेकिन आप सो रहे हो, आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी अगर कम हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। अगर आप दौड़ रहे हो, अगर आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो भी सामान्य सी बात है। तो दौड़ते समय अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सोते समय अगर कम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग कंडीशंस में आप चल रहे हो, बैठे हो, अचानक से आपकी हार्ट बीट 100 हो जाती है, 70 से ऊपर 80 हो जाती है, 90 हो जाती है, तो ये आपकी असामान्य सी बात है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग उसे क्या बोलते हैं? अगर हार्ट बीट कम होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दोस्तों देख लीजिए, हार्ट बीट दो कंडीशन है, बढ़ना और कम होना। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ती है तो उस कंडीशंस को हम बोलते हैं टेकिकार्डिया। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि टेकिकार्डिया क्या है, तो ध्यान रखोगे हार्ट बीट का कम होना ही टेकिकार्डिया है। अगर आपसे बोल दे कि हार्ट बीट कम हो रही है तो उस क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? आपको ध्यान रखना है ब्रेडिकार्डिया। ये दो नाम हैं, दो शब्द हैं, आप इनको ध्यान रखोगे, बहुत ही सिंपल शब्द हैं। अब चलते हैं दोस्तों रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर की तरफ। ये क्या होता है ब्लड प्रेशर? हम लोग उसको कह देते हैं बीपी। दोस्तों बीपी ब्लड का प्रेशर, यानी कि हमारी धमनियों में जो प्रेशर होता है ब्लड का, हार्ट हमारा पंप करता है ऐसे ब्लड को धमनियों में, वो जो धमनियों का प्रेशर होता है उसे मापते हैं हम लोग। उस मीटर यंत्र का नाम क्या है? उस यंत्र का नाम होता है स्फेग्मोमेमोमीटर। आपको ध्यान रखना है कि बीपी को स्फेग्मोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपको पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इस यंत्र में कौन सी धातु भरी होती है? तो प्यारे बच्चों, इस यंत्र में भरा होता है पारा। आपने देखा होगा डॉक्टर हाथ को बांध देता है तो उसमें से पारा ऊपर नीचे चलता है, वो पारा भरा होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पारा ही क्यों भरा होता है? दोस्तों एक ससंजक बल, एक आसंजक बल। तो ससंजक बल जो होता है वो पारे के अंदर पाया जाता है, इसलिए वो कांच की जो मशीन होती है उसकी दीवारों से चिपकता नहीं है। यही कारण है कि पारे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपसे पूछ लेता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो सर्वाधिक कितना होना चाहिए और कम से कम कितना होना चाहिए? दोस्तों यहां पर आप एक बात समझिए, हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट एक बार तो सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। आप ये भी ध्यान रखना है कि सिकुड़ना जो शब्द है वो अपना जनरल शब्द है, इसे बोलते हैं, साइंस अपनी भाषा में कहती है इसको सिस्टोल, और फैलने को बोलती है डायस्टोल। हम ये भी कह सकते हैं सिकुड़ना अर्थात संकुचन, फैलना मतलब शीतलन। दोस्तों हमारा हार्ट ऐसे संकुचित होगा, फिर उसके बाद में ऐसे फैलेगा, फिर संकुचन, फिर फैलेगा। तो संकुचित होते समय जो हमारा ब्लड जाता है धमनियों में, वो जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और फैलते समय ऐसे जब फैलता है, जब प्रेशर होता है ना धमनियों में उस समय का, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है, बिकॉज जब ऐसे पंप करेगा, अगर हमारा हार्ट पंप करेगा पाइपों में, तो तेजी से ब्लड कहां जाएगा? पाइपों के अंदर जाएगा। तो उस समय का प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि फैलते समय जो प्रेशर होता है वो धमनियों में कम होता है। आपको ध्यान रखना है कि बीपी अधिकतम कितना होना चाहिए? अधिकतम 120 mmHg यानी कि मिलीमीटर पारा, और कम से कम कितना होना चाहिए? 80 mmHg, वही मिलीमीटर पारा। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। आपसे यही पूछ सकता है कि इनमें से सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा है? आपको याद रखना है
ये आपका 120 mmHg आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 mmHg आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारी बॉडी में किसी भी अंग में जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का फ्लो होता है, यदि वो ज़्यादा हो जाए, तेज हो जाए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? अगर वो कम हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दो शब्द। एक शब्द है हाइपर, बहुत ही कॉमन शब्द है हाइपर। हम कहते हैं अरे हाइपर मत हो, ऐसे बोल देते हैं। हाइपर यानी कि उत्तेजित होना, यानी कि तेज होना। अगर हमारी बॉडी में रक्त का प्रवाह तेज होता है तो उसे बोलते हैं हाइपरेमिया। अगर हमारी बॉडी में रक्त का प्रवाह कम होता है तो उसे बोलते हैं इश्क। इश्क में अच्छे लोग धीमे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, तो इस्केमिया। आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां से आपके 4 शब्द निकल के आए। एक तो टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरेमिया, इस्केमिया। तो ब्लड का फ्लो अगर तेज है तो हाइपरेमिया, अगर ब्लड का फ्लो धीमा है तो इस्केमिया, अगर हार्ट बीट बढ़ गई तो टेकिकार्डिया, अगर हार्ट बीट कम है तो ब्रेडिकार्डिया। दोस्तों, आज के टॉपिक में, वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, रक्त परिसंचरण तंत्र के साथ, अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।